कोर्स तो ख़त्म हो चुका है, 2 रिवीजन क्लासेस हैं हमारी। आज पहली रिवीजन क्लास का आगाज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो एंड में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। रिवीजन से यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो आज लेक्चर है वो रिवीजन पर है, लेक्चर 31। पहला जो रिवीजन 1 क्लास जो हमारी है, इसमें IR स्कोप, क्योंकि हमारे दो बड़े टॉपिक हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम बात करेंगे क्लास में। इंट्रोडक्शन टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कोर्स आउटलाइन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन or types of use of IR spectrum, infrared spectroscopy, the type of absorption, stretching and bending mode of vibration, bond properties and absorption trains, infrared spectrometer or feature of IR spectrometer, sample preparation of IR spectroscopy, analysis of IR spectrum, interpretation of IR spectrum, interpretation of IR spectrum, different chemical bonds, activities of interpretation of IR spectrum and queries. ये इसकी कुछ कोर्स आउटलाइन थी, तो कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स मैंने इसमें ऐड की हैं और एक समरी बनाई है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी कि जो रेडिएशन है कि कोई एक लाइट नहीं है, बल्कि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ। जैसे यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट, infrared, visible, microwave, radio frequency. So they have different wavelengths. The wavelengths are in energy different है, frequency different है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से जब इनका सैंपल के साथ इंट्रैक्शन होता है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ये डिफरेंट वेवलेंथ है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस के साथ रिलेट करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है। और इनका ये जो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, जिसका वाइब्रेशन मोशन के साथ इंट्रैक्शन होता है। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंट्रैक्ट है। और this in result you will get different type of data. Application of spectroscopic methods in organic analysis. Infrared में आपको measure the bond vibration frequency, यानी इसका जो इंट्रैक्शन वाइब्रेशनल मोशंस के साथ होता है ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे आपको टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और यकीनन फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिलती है। जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ये तो स्पेक्ट्रोमेट्री है जिससे आप फ्रैगमेंट्स जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूल जनरेट होता है, देन फ्रैगमेंट विल बी ऑब्टेन एंड यू विल गेट मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इंट्रैक्ट करती है न्यूक्लियर स्पिन के साथ और फिर न्यूक्लियस रेजोनेंस में चला जाता है, देन यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन योर कंपाउंड। जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इंट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक मोशंस के साथ, देन यू कैन डिटरमाइन द बॉन्डिंग पैटर्न्स, either conjugation or not, multiplicity of the bond, double bond or triple bond are present. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि इसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन है मैच द नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल are absorbed, due to which the amplitude of the vibration motion of the bond in molecule increases, then you will get the information about the covalent bond. Infrared active substances, कौन से सब्सटेंस इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं? They must have a covalent bond.
दूसरा बात कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इंफ्रारेड एक्टिव। इनमें जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिनकी डाइपोल मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा उनके अंदर इंफ्रारेड एक्टिव होंगे। इसीलिए ये जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड बट द डाइपोल मूवमेंट इज ज़ीरो। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो ज़ीरो है। इसी तरह जो अल्कीन और अल्काइन है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर मौजूद हैं, वो जितने सिमेट्रिकल होंगे, क्योंकि अल्कीन डबल बॉन्ड प्लानर होता है और अल्काइन जो है वो लीनियर होता है, तो जितने सिमेट्रिकल होंगे या सूडो सिमेट्रिक होंगे उतनी ज़्यादा इनकी इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कम है। फिर हमने एक बात की थी कि यूनिट की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे पास यूनिट है वो 2.5 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक इंफ्रारेड रीजन होता है, और वाइब्रेशन पोर्शन जो होता है इस रीजन में 2.5 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक होता है, जो वाइब्रेशन पोर्शन कहलाता है, जो हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं अपने सैंपल को। तो इसका यूनिट हम चेंज करते हैं वेव नंबर से और इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये बन जाता है जी 400 से 4000 और यहाँ 650 से 4000। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम याद भी रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं, वो 650 से लेकर 4000 तक है। ये वाला जो स्केल है इसको हम बताते हैं। ये स्केल हम कन्वर्ट को करते हैं, तो जो माइक्रोमीटर है वो वेवलेंथ है और सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। और दूसरा फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरा स्केल को ज़रा ब्रॉड करना है। इसमें जो है 15 से लेकर 2.5 कितने यूनिट आ रहे हैं, तकरीबन 12.5 यूनिट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 3400 3350 यूनिट्स आ रहे हैं। तो पीक सीटें बहुत ज़्यादा आती हैं यार में, तो पीक क्लियर हो जाती हैं। जितना स्केल ब्रॉड होगा उतनी पीक्स क्लियर होंगे। तो स्केल को ब्रॉड करना, दूसरा फ्रीक्वेंसी को स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करना, इसलिए स्केल चेंज कर देते हैं। दूसरा जो हमने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन होती हैं, तो बहुत मैनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन, इसमें जो हमारी इम्पॉर्टेंट है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं आई आर स्पेक्ट्रम में, वो स्ट्रेचिंग और बैंडिंग है। उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग ही है। तो स्ट्रेचिंग क्या होती है, जिसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और बैंडिंग क्या होती है, जिसमें बॉन्ड एंगल मुख्तलिफ तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये स्ट्रेचिंग बैंड और वाइब्रेशन भी दो तरह से होती हैं, सिमेट्रिक होती है। एक ही वक्त में आप देखेंगे तीन एटम है और एक ही वक्त में दोनों बॉन्ड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। और एसिमेट्रिक में ये है कि एक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड लेंथ और दूसरे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। ये कॉम्बिनेशन जो है तीन एटम्स का, ये एसिमेट्रिक कहलाता है। इसी तरह जो हमारे पास बैंडिंग वाइब्रेशन होती हैं, बहुत इसमें जो ज़्यादा फेमस हैं वो रॉकिंग है, कि ये इन प्लेन है दोनों और ये आउट ऑफ प्लेन। फिर हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पे फोकस करते हैं, तो ये हमारी एक चार्ट है जो हम मेमोराइज करना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी है 650 से लेकर 4000 तक, और ये एब्जॉर्प्शन आती हैं इस रीजन में अराउंड 3000 के करीब, और सी एच 3000 से ज़्यादा एन एच और फिर उससे भी ज़्यादा ओ एच। ट्रिपल बॉन्ड इस रीजन में है, कार्बोनाइल यहाँ इस रीजन में है, डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, और ये सिंगल बॉन्ड मुख्तलिफ तरह के, ये जो एक लिखा है कार्बन कार्बन कार्बन, ये एक तरतीब है कि ये सबसे कम फ्रिक्वेंसी सी सी एल की होगी, उससे ज़्यादा सी ए, उससे ज़्यादा सी एम, उससे ज़्यादा सी सी। तकरीबन 900 से लेकर 1200 के रीजन में ये सिंगल बॉन्ड विल बी एड इन द आई आर स्पेक्ट्रम। फिर हमने कहा था कि ये जो पीक्स आ रही हैं मुख्तलिफ रीजन्स में आ रही हैं, इसकी क्या वजह है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, सिंगल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, कार्बन कार्बन की फ्रीक्वेंसी कम है, कार्बन हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है। तो ये सारे फैक्टर हैं। इसमें सबसे जो मेजर फैक्टर है, तो इनडायरेक्टली ये सारे फैक्टर इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ रिलेट करते हैं। So this is the major fact. Strength of bond, the masses of bonded atom, hybridization effect,
रेजोनेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मासेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट sp2 sp3 sp आपको याद आ गया होगा। रेजोनेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए कि रेजोनेंस इफेक्ट से डबल बॉन्ड करेक्ट सिंगल बॉन्ड नीचे। इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट से ब्रॉड हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं डिटेल में, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमने कहा था कि इसमें दो तरह के हैं। एक ओल्ड वर्जन है जिसको हम डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, और एक लेटेस्ट वर्जन है उसको हम FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और दोनों का फेनोमेना एक ही है, बस ये कि एक लेटेस्ट अप्रोच है, कंप्यूटराइज अप्रोच है, तो दोनों का फंक्शन एक ही है, बस दोनों के फीचर्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, एडवांटेजेस मुख्तलिफ हैं। डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्पीड लो है। आप एक स्पेक्टर रन करने जा रहे हैं, आपको 40 से 50 मिनट्स लगेंगे, ठीक है ना, मैनुअल है ये। डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, फिर मिरर्स लगे हैं, ये जो रेडिएशन है डिवाइड कर देते हैं मिरर, इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं, 2 इक्वल इंटेंसिटीज में डिवाइड कर देते हैं। और एक हाफ इंटेंसिटी रिफरेंस सेल से पास होती है, हाफ इंटेंसिटी सैंपल सेल से पास होती है। अब ये दोनों जा रही हैं, बीम चॉपर लगा है जो रोटेट कर रहे हैं, और इन दोनों को अल्टरनेट भेज रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पास। अब ये दोनों आए दोबारा से, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मेजर करते हैं वेवलेंथ जो आई है दोनों तरफ से, ताकि रिफरेंस सेल की वेवलेंथ सैंपल सेल में से माइनस करें। सॉल्वेंट की वेवलेंथ, सॉल्वेंट फ्रीक्वेंसी सैंपल सेल की सॉल्वेंट से माइनस हो जाए, तो सिर्फ सैंपल के आपके वेवलेंथ आती चली वेक्टर करते हैं, एम्पलीफायर एनहांस करते हैं, आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास ये पीक जनरेट हो रही है, उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कौन से हैं मालूम करते हैं, अपने ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसकी स्पीड में 2 सेकेंड्स आपको वो स्पेक्ट्रा रन कर लेता है, स्पेक्ट्रा सेव हो जाता है, टाइम भी आपका सेव हो जाता है। ये और ज़्यादा कम क्वांटिटी आपको चाहिए होती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रम। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, और ये परसेंट ट्रांसमिटेंस है, 0 से लेकर 100 तक। अभी जितनी ज़्यादा पीक बड़ी होती चली जाएगी, इसका मतलब उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है, उतना बॉन्ड हो जाएगा। और जितनी पीक छोटी होगी इसका मतलब उतनी कम एब्जॉर्प्शन हो रही है और उतनी ज़्यादा ट्रांसमिटेंस हो रही है। और आपकी जो पीक है वो जो आपका बॉन्ड है वो कम पोलर है, नॉन पोलर की तरफ जा रहे हैं, इनएक्टिव होता चलेगा। ठीक है, अब हमें जो इंटरप्रेट हम करते हैं स्पेक्ट्रा, उसके अंदर हम ये कुछ बेस वैल्यूज हैं एब्जॉर्प्शन की, स्ट्रेसिंग वाइब्रेशंस की। इसके अंदर हम अगर इसको देखें तो OH 3600 पे आता है, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, जैसे वो चार्ट मैंने कहा था एक मेमोराइज हम करते हैं। दूसरा NH 3400 पे आता है, CH 3000 पे आते हैं, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, ये मेमोराइज होनी चाहिए। ये एक और चार्ट मैंने बताया था, जब आप इंटरप्रेट करने जा रहे हैं तो ये हमें पता होनी चाहिए कि ये चार्ट हमारा CH फर्दर, जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट है, ये देखो। फिर ये CH2 CH3 बैंडिंग में क्या आते हैं, फिर कार्बोनाइल फर्दर डिवाइड हो जाता है एल्डिहाइड एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड और एमाइड के अंदर, और यहाँ डबल बॉन्ड बेंजीन और ओलिफिनिक में तब्दील हो जाता है, ये भी रेजोनेंस इफेक्ट आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, स्ट्रेसिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज। फिर एक और इंटरप्रेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए
यहाँ पे ये भी एक चार्ट है। जब हम इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं डेटा, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्योंकि सबसे जो प्रोमिनेंट पीक आती है वो कार्बोनाइल की आती है। कार्बोनाइल है या नहीं है, तो अब आगे हम देखते हैं कि दो पीक्स आ रही है तो एनहाइड्राइड है, ओ एच बी आ रहा है तो एसिड हो गया, एन एच की पीक आ रही है एमाइड हो गया, सी ओ की पीक आ रही है एस्टर हो गया, सी एच ओ की पीक आ रही है एल्डिहाइड हो गया, कोई पीक नहीं है कीटोन में। तो एक समराइज किया हुआ है हमने, ये भी एक आइडिया है, एक स्ट्रैटेजी है। कार्बोनाइल प्रेजेंट नहीं है, ओ एच देखेंगे तो अल्कोहल हो गया, एन एच देखेंगे अमाइन हो गया, सी ओ ईथर, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, डबल बॉन्ड एल्कीन और एरोमेटिक, NO2 नाइट्रो कंपाउंड, CX हैलाइड। तो इस तरह से हम इंटरप्रेट करने की आइडिया है, एक टैक्टिक है, इसके जरिए से हम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ आपकी कुछ IR से रिलेटेड समरी आपको करना थी, कोई बात इसमें आप डिस्कस करना चाहते हैं, IR के अंदर कोई बात ऐसी है जो आप समझना चाहते हैं तो आप बताइए, कोई क्वेश्चन हो जो IR से रिलेटेड हो तो वो मुझे बताइए। जी, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी, कुछ सवाल यहाँ तक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूँ, अलाउ पार्टिसिपेट। जी, तो डिस्कशन करना चाहिए यहाँ पर। तमाम स्लाइड लेक्चर्स भी आपके पास हैं PDF फॉर्म में, और मैंने YouTube पे भी अपलोड कर दिए हैं, लिंक्स दे दिए हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दी हैं, एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो डिस्कशन हमारी हो गई IR से पहले, काफ़ी डिटेल डिस्कशन है। जी, ये फायका शफीक साहिबा आप कुछ पूछना चाहेंगी? चलो, मेरा सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, कि कौन इसका जवाब दे। हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करें, क्या इफेक्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। जी, हरीशा साहब आप बताइए। हरीशा साहिबा। जी। जी, मेरी आवाज़ सुन रही है हरीशा? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, चलिए, आ रही है ना, जो क्वेश्चन जो मेरा, इसका जवाब दीजिए। नो सर, हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन नहीं सुना मैंने। हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? जी, दीपक फातिमा कुछ कहना चाह रही हैं? सर, जी, एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से। एस करेक्टर ज़्यादा होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही है। ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस से क्या फ़र्क पड़ता है? रेजोनेंस इफेक्ट से कौन बताएगा? सर, रेजोनेंस जो होता है ना, वो डिक्रीज कर देता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। गुड। ये वाइब्रेशन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि पीक ब्रॉड हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसका रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है अल्कोहल में या फिनोल में या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी होती है तो पीक ब्रॉड हो जाती है, इसका रीज़न क्या है? सर, पीक तो जब भी ब्रॉड होगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नहीं, वो तो होगी, लेकिन क्यों होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ऐसा काम कर रही है जिससे पीक ब्रॉड होगी, रीज़न क्या है? जी, कौन बताएगा आपने से? अच्छा, अब ये जो चीज़ें ना, ये मैंने आपको बताई स्लाइड पे लिखी भी नहीं है, जिस स्लाइड पे लिखी वो तो आपने याद कर ली है, जो बताई हैं वो याद नहीं की है।
बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको नोट कर लेना चाहिए, या बाद में लेक्चर के बाद जो है तो क्या क्या चीज़ें अपनी जहन में इतनी हो जाए नोट कर लें। इसका इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक तो ओ एच बॉन्ड है जो परमानेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, उसकी पीक आनी चाहिए। अब उसी ओ एच के साथ एक और बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ओ एच के साथ एक बॉन्ड और भी बन रहा है ना, दूसरा ओ जो है आपके हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो एक सेकेंडरी बॉन्ड बन गया, टेम्पोरेरी बॉन्ड बन गया। अब ये भी ओ एच बॉन्ड है और एक परमानेंट ओ एच बॉन्ड है। अब जो डिटेक्टर है वो ओ एच बॉन्ड को सेंस कर रहे हैं, लेकिन उसको एक और बॉन्ड नजर आ रहा है, और वो बॉन्ड क्या है? सेकेंडरी बॉन्ड। वो अब भी OH वो बॉन्ड। कहेगा कि अच्छा जी ये भी कोई ओ एच बॉन्ड है, ये कौन सा ओ एच बॉन्ड है? तो वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो परमानेंट बॉन्ड तो है नहीं, जस्ट इंट्रैक्शन। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। तो वो जो पीक आएगी ना, वो सेंस नहीं कर पाएगा तो एक पीक ब्रॉड हो जाएगी, यानी एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाएगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो ओ एच को देख रहा था जो परमानेंट बॉन्ड था, एक और ओ एच बॉन्ड की कोई बॉन्डिंग फॉर्म में चीज नजर आ रही है, ये क्या चीज है, बॉन्ड है नहीं है क्या है ये? तो जिसकी वजह से एक एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाएगी, सेंस नहीं कर पाएगा फैक्टर उसको। और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो पीक ब्रॉड होता है, ठीक है। और दूसरा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसका रीज़न क्या है कि वो जो ओ एच परमानेंट बॉन्ड था तो एक और एच उसको वीक हो इंट्रैक्ट कर रहा जाता है, है। ऑक्सीजन उसको, एक दूसरा ऑक्सीजन आपके इस हाइड्रोजन को इंट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी 10 वजह मिनट से ये ओ वेट एच कर बॉन्ड रही है वीक हो, कॉल ना। ठीक है ना। तो ये बस, अच्छा जी, ये बात भी आ गई। दूसरा ये क्या नाम है जो हमने डिस्कस किया था, तो हम इंटरप्रेट करते हैं कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल की पीक बहुत क्लियर होती है, ब्रॉड होती है। क्या वजह है इसकी? इतनी ब्रॉड पीक आती है, क्लियर पीक आती है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है। क्या वजह है इसकी? जब भी हमारे पास पोलर बॉन्ड होगा, जितनी पोलैरिटी होगी उतनी पीक क्लियर होगी, उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बोनाइल एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड भी है, पोलर बॉन्ड भी है, इसलिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नज़र आती है। वजह जैसे हमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात की और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दोनों ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एब्जॉर्प्शन भी स्ट्रॉन्ग होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, दोनों बात, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की पीक को अगर हम देखें तो एक तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दूसरा एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये दोनों बातें हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, और कोई बात आप लोगों को पूछनी है? तो सर ये कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, नहीं नहीं, इसी वजह से। मैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोनाइल तो अलग चीज़ है, ठीक है। ओके। और कोई आप लोग सवाल करना चाहें? अच्छा, ओवरटोन, ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन हमने पढ़ा था ना, ओवरटोन ये क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है आईआर स्पेक्ट्रम में, ओवरटोन, और हमने कार्बोनाइल के केस में भी पढ़ा। जी जी, अरीशा आप बताएं। सर ओवरटोन में ये होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है कुछ टाइम के लिए वो एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हाई एनर्जी एक्साइटेड उसमें चला जाता है। यानी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती यस। है, एक तो ये जैसे कार्बोनाइल है उसमें एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है?
ये उसकी आती है 1650 से लेके 1800 तक, यानी फॉर एग्जांपल 1700 पे आ रही है ना। लेकिन 1700 पे नहीं आती, बल्कि 1700 को मल्टीप्लाई करें 2 से डबल, तो ये आ जाएगी 3400। तो ये 3000। हाँ 3400 की छोटी सी पीक मैंने आप शायद आपको बताई भी थी इंटरप्रिटेशन के अंदर, छोटी सी पीक आ रही है। मैंने कहा था कि ओवरटोन की यस पीक सर। है कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल में ये चीज़ नजर आती है। तो हायर एनर्जी एक्साइज स्टेट में चला जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है, नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये ओवरटोन कहलाता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आप लोग मजीद कोई करना चाहें? ठीक है, एक क्लास हमारी कल हमने रखी है 9 बजे में। कल एक और क्लास है, रिवीजन क्लास मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड है। तो कोई चीज़ पूछनी हो मास से मुतालिक तो वहाँ पूछ लीजिएगा। ये आईआर से थोड़ा सा एक समराइज कर दिया, आईआर को सवाल आप पूछ लिए, कुछ मैंने पूछ लिए। कल इंशाल्लाह एक और क्लास लेके वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब, यहीं पर ख़त्म करते ओके हैं। सर। अल्लाह हाफिज़।